हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। डाउन टू अर्थ मैगज़ीन 1 से लेकर के 15 सितंबर 2021 की आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा के अंदर। बाकी के पिछले एडिशन भी सब आपको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, ओके। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एनोटेड पीडीएफ नीचे आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से खास पॉइंट हमारे काम के हो जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना अपने आप। उसके बाद यस, पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, जो आर्टिकल ऊपर थे डाइजेस्ट वगैरह के, उनमें कुछ भी काम का नहीं था, ना ही सुनीता नायर जी का आर्टिकल कुछ काम का था। सबसे पहली न्यूज़ जो काम की थी सीधे वही उठाई गई है, दैट इज़ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर काम की थी। देखिए, काबुल के अंदर आपको पता है अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया तालिबान ने। उसके बाद क्या है कि ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर बेसिकली जो काबुल है वहाँ पर मिनरल के काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रेटजिक मिनरल्स लाइक कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मरकरी, ठीक है, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व मिल जाएंगे। और ये बात 2014 के अंदर साबित कर दी गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरीके के रिज़र्व मौजूद हैं। अब तालिबान तो ये काम करेगा नहीं कि एक्सट्रैक्शन वगैरह का काम तालिबान करे। तो ऐसा है कि तालिबान के अंदर 1.4 मिलियन टन के रेयर अर्थ मिनरल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाइक लिथियम ऑल्सो, ठीक है। तो लिथियम का इंपॉर्टेंस आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी इसका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना है, रशिया है, ये सब इन चीज़ों पर ध्यान लगाए बैठे हैं, ये इन चीज़ों पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। अगर इन्होंने तालिबान के साथ टाई अप किया तो ये इस जो 1.4 मिलियन टन मिनरल्स हैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, रशिया ने भी अपनी यहाँ पर पूरी तरीके से जो एम्बेसीज़ हैं उसका स्टाफ है उसको इवैक्यूएट नहीं करा है, यानी उसका मकसद अभी कुछ और भी है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ और भी करेंगे। चाइना भी ऐसा ही है कि वो पहले से ही अफ़गानिस्तान के अंदर जो आपकी रेयर अर्थ मिनरल्स थे उसकी सप्लाई चेन को कंट्रोल किए हुए था। और उसको अब भी लगता है कि हम ये अभी भी करेंगे क्योंकि उसको अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो बढ़ाना भी है। तो हो सकता है कि तालिबान के साथ ये लोग इस तरीके से टाई अप करें कि हमें वहाँ के रेयर अर्थ मिलना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये एक अलग व्यू पॉइंट था जो कि आपको रेगुलर न्यूज़पेपर के अंदर नहीं मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि काफ़ी अच्छे रिजर्व अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दूसरी चीज़ बात करते हैं मैरबर्ग डिजीज़ की, और इसको बताया जा रहा है कि अगला पेंडेमिक होगा। बहुत सारी डिजीज़ यहाँ पर उभर के आ रही हैं। यहाँ पर मारबर्ग के बारे में डिस्कस किया गया है तो हम उसी को देखेंगे, ओके। तो ये एक वायरस डिसीज़ है और आपको मिलेगा कि वायरलेंट के कारण ये यहाँ पर होगी। इबोला फैमिली से बिलोंग करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और इसके अंदर फीवर आपको होता है और इसका जो फैटेलिटी रेट है वो आपको मिलेगा कि 24 से 88% के करीब है। मतलब अगर आपको हो जाता है तो 100 में से लगभग 24 से 88 लोग यहाँ पर मर जाते हैं, ओके। ये चीज़ भी आप यहाँ पर रखिएगा। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें, द डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, तो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकती है। बॉडीली फ्लूइड हो, टिश्यूज़ हो अफेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन के, तो इससे फैल सकती है। वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू भी यहाँ पर फैल सकती है, लाइक मंकी या फिर फ्रूट बैट, इनके कारण यहाँ पर फैल सकती है। इसके लिए कोई भी ड्रग या थेरेपी अभी तक डेवलप नहीं की गई है, ओके। तो रिसेंट आउटब्रेक देखने के लिए मिले अफ्रीका की कंट्री गुयाना के अंदर। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है गुयाना प्लस उसके चारों तरफ की कंट्रीज़, उसके चारों तरफ की लगभग 5-6 कंट्रीज़ हैं, उनको भी यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया है उन्होंने। डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है कि अभी हमारे पास मैरबर्ग से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो जो भी कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन है उसी को ही इस काम में यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। तो ये इस समय का एटीट्यूड है डब्ल्यूएचओ का, और ये आपको इतना याद रखना है, जितना दिया गया था सफिशिएंट है, ओके। तो मारबर्ग आउटब्रेक के केसेस हमें 1967 से भी देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अभी एक लेटेस्ट केस मिला है तो ये चिंताएं बनती हैं, ओके। इतना याद रखना है आपको यहाँ से। उसके बाद ग्लोबल लेवल पर और क्या हो रहा है, तो एक और यहाँ पर बात समझ में आएगी कि चाइना ने अपना पहला ग्लोबल कार्बन फ्लक्स डाटाबेस डाटा सेट तैयार किया है। ये क्या होता है ग्लोबल कार्बन फ्लक्स डाटा सेट? देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे कार्बन सिंक मौजूद हैं। कार्बन सिंक का मतलब है पेड़ हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, ओशियंस हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, बहुत सारे सीवीड आपको मिल जाएंगे वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, बैक्टीरियाज हैं वो सब, है ना।
तो ये सब कार्बन को सिंक करने का काम यहाँ पर करते हैं, मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो आपका ग्लोबल कार्बन फ्लक्स सिस्टम है, ये चेक करता है कि CO2 का एक्सचेंज कितना चल रहा है वर्ल्ड के कार्बन सिंक के बीच में। कौन सा कार्बन सिंक कितना एब्जॉर्ब कर रहा है CO2 को, कितना वातावरण में जा रहा है, कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और अब पेड़ कितना कर रहे हैं, मैनग्रोव्स वगैरह क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन सबको यहाँ पर देखता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का क्या रोल है, ओके, और ओशियन कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, इन सबको देखने का काम यहाँ पर आपका ग्लोबल कार्बन फ्लक्स का होता है, याद रखिएगा। ऐसा करने वाला चाइना तीसरा कंट्री बना। इससे पहले जापान और USA के पास अपना ग्लोबल कार्बन फ्लक्स डाटा सेट मौजूद है, ओके। तो इसका इंपॉर्टेंस होता है जब आप पॉलिसी बना रहे हो, तो अब आप के लिए ये हेल्प करेगा कि स्ट्रेटजीज उसी तरीके की रखी जाएं जिस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए आपको पता चला कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, तो आपका जब मेन फोकस होगा कार्बन रिडक्शन पॉलिसीज़ बनाने के लिए, तब आप मैक्सिमम फोकस करोगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ऊपर, ओके। ये पॉइंट इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अगली बात यहाँ पर बात करते हैं, ब्राज़ील की सरकार ने कह दिया है कि हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेशनल मिनरल कोल। देखिए, ऐसे समय में जब दुनिया फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करने के चक्कर में लगी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, ब्राज़ील ने एक निगेटिव प्लान लॉन्च किया। उसने कहा है 2050 तक हम अपने कोल माइनिंग सेक्टर में $3.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यहाँ पर उत्पन्न होगा, और ये बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट बताया जा रहा है। सभी ने इसकी कड़ी निंदा भी यहाँ पर की। आइवरी कोस्ट की बात करें, आइवरी कोस्ट के अंदर जो आपका कंट्री का, ये भी आपके अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है, और कंट्री का पहला केस मिला है इबोला का, ठीक है। 1994 के बाद इबोला के केसेस यहाँ पर नहीं मिले थे, लेकिन अभी अभी इबोला के केसेस यहाँ पर मिले हैं, और इसके लिए इन्होंने 5000 इबोला की वैक्सीन भी जो है वो इम्पोर्ट किए हैं गुयाना से, ओके। और WHO ने कहा है कि गुयाना, आइवरी कोस्ट, सेनेगल और माली, सेरा लियोन, लाइबेरिया, ये आसपास की कंट्रीज़ हैं, इनको भी यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा है, अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर, ओके। तो ये सब पॉइंट याद रखो कि किस कंट्री के अंदर अभी अभी इबोला वायरस के केसेस आए, किस कंट्री ने अपना ये प्लान लॉन्च किया, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर हो गई, चाइना वाली, ओके, याद रखो। फिर इंडिया के लेवल पर क्या चल रहा है, इंडिया के लेवल पर पहली खबर आपको यहाँ पर मिलेगी। सरकार ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्च किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। तो ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, इसके बारे में मैं आपको स्लाइड लेकर आया हूँ। ये स्लाइड आपकी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स अगस्त के अंदर यहाँ पर मैंने पढ़ाई थी, तो उस स्लाइड को जस्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है आपको भी पढ़ाने के लिए। अगर आपको ये पसंद आती है तो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर भी वहाँ पर ज़रूर से देखें, वो अभी आपको ज़रूर से पसंद आने वाले हैं, ठीक है। तो मिशन शुरू किया गया था, जो आपका पाम ऑयल प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर हमें बढ़ाना है, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पर कम हो सके, ठीक है। तो बहुत सारे टारगेट हमारे यहाँ पर हैं कि डोमेस्टिक पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। करंटली 3 लाख टन का प्रोडक्शन हम करते हैं, 2025-26 तक 11 लाख टन का करना है, और 2028-29 तक 28 लाख टन का प्रोडक्शन हमें यहाँ पर बढ़ाना है। अब जब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें इसके अंदर की जो लैंड है, एडिशनल लैंड, उस पर हमें पाम ऑयल्स को उगाना पड़ेगा, और इसीलिए 6.5 हेक्टेयर की एडिशनल लैंड भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। टोटल स्कीम जो है वो 11,000 करोड़ रुपए की है, लगभग में मैंने डाटा दिया है, आप याद रख सकते हो 11,040 भी, ठीक है। तो 11,000 का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, और इसकी जो डेडलाइन है वो आपको 1 नवंबर 2027 मिलेगी। स्पेशल फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर, अंडमान एंड निकोबार के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रहेगा और अंडमान निकोबार पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ये तो सब फैक्चुअल पॉइंट्स हो गए। फिर आपको मिल जाएंगे कि इस मिशन के जो है की फीचर क्या होंगे, ठीक है। तो फार्मर्स को यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि सारी फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल कराएंगे इस मिशन के अंदर। नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उत्तम क्वालिटी के सीड हैं, ताकि उनको पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। दूसरा क्या है कि एक्सपेंड करेंगे द कल्टीवेशन ऑफ अदर ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट, रेप सीड्स, मस्टर्ड, लिनसीड, सीजम, ये सब तो हम उगाते ही हैं, लेकिन हम इसको जो ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप्स ये मैंने अभी यहाँ पर गिनाई, इनसे हटके हम यहाँ पर पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अंडमान निकोबार है, वहाँ पर स्पेशली पाम फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इतना आप यहाँ से याद रखोगे, इस आर्टिकल से आपको कुछ याद नहीं रखना, ओके। अगला बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो पंजाब की यूनिवर्सिटी, याद रखना पंजाब की यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर पोलन कैलेंडर तैयार किया है। देखिए पोलन जो है वो एक तरीके से एयरबोर्न एलर्जेंस हैं, ठीक है।
तो अगर ये ह्यूमंस को एक तरीके से पॉलेंस जो हैं अगर ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर चले जाएं तो फिर वो हे फीवर या अस्थमा टाइप की कंडीशंस पैदा कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलेंस हैं ये एक पर्टिकुलर सीज़न के दौरान ही यहाँ पर आते हैं। तो एक कैलेंडर तैयार किया गया है, ये कैलेंडर आपको आगाह करेगा कि आने वाले सीज़न के अंदर पॉलन जो कंडीशंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर देखें कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, वेरिएशंस, टाइप, सीज़न, ये सब पॉलन कैलेंडर के अंदर बताया गया है ताकि आप चेतावनी यहाँ पर आपको रहे और आप ये देख सको कि रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट अगर हो रहे हैं तो कहीं वो पोलन की वजह से तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी ने पोलन कैलेंडर यहाँ पर तैयार किया है। उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने आती है कि रामसर लिस्ट, ठीक है, तो रामसर साइट्स यहाँ पर डिक्लेयर की जाती हैं और वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जाता है एक वेटलैंड को। 4 नई वेटलैंड साइट यहाँ पर हमने ऐड करा दी हैं रामसर साइट के अंदर। ठीक है, तो ये 4 साइट्स कौन कौन सी हैं? पहली हैं आपको मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और इन द गुरुग्राम, और आपको मिलेगा भिंदबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर के अंदर, दोनों की दोनों हरियाणा में है। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन याद रखना इनकी। दूसरी 2 साइट और मिलेंगी आपको, थोल और वधवाना, ये आपको गुजरात के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो थोल और वडवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ये सब भी आपको मिलेंगे गुजरात के अंदर। तो टोटल 4 हो गई, एक सुल्तानपुर, एक भिंदाबास, थोल और वडवाना। ठीक है, इन चारों के नाम याद रखने का, 2 हरियाणा के अंदर, 2 गुजरात के अंदर। टोटल साइट्स हमारे पास अब 46 हो गई हैं। अभी तक हमारे पास 42 साइट्स यहाँ पर मौजूद थी। ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि जो आपके वेटलैंड है उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करती है। ओके, और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए गए। सबसे जो क्लीनेस्ट सिटी है, 5वीं बार यहाँ पर सूरत को डिक्लेयर किया गया, इंदौर को डिक्लेयर किया गया, सॉरी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इंदौर जो है वो इस बार कंट्री का पहला वाटर प्लस सिटी भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाता है, इसको वाटर प्लस सिटी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखें कि वाटर प्लस सिटी का मतलब क्या होता है, तो एक वाटर प्लस सिटी वो सिटी होती है जहाँ पर सारा का सारा जो वेस्ट वाटर जनरेट किया जाता है, हाउस होल्ड से हो या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से हो, वो वाटर बॉडीज़ में पहुँचने से पहले ही ट्रीट कर लिया जाए। ठीक है, उस अगर ये काम हो रहा है तो उसको वाटर प्लस सिटी कहे जाएंगे। ठीक है, एक इंडस्ट्री है, वहाँ से वाटर निकला और जाके नदी में मिल गया तो आप नहीं कहेंगे कि वाटर प्लस सिटी है। एक 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 आप कहें कि इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकला और हमने उसको वाटर बॉडी के अंदर, रिवर या फिर ओशन वगैरह में जाने से पहले ही उसको ट्रीट कर दिया, उसको कहेंगे वाटर प्लस। ठीक है, तो वाटर प्लस सिटी डिक्लेयर हो गई है इंदौर। इंदौर के अंदर हाउस होल्ड और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से निकलने वाले सारे वाटर को ट्रीट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये मिशन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेशल पेज होता है जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। 5 सितंबर लास्ट है और इसके बाद हर संडे को ये न्यूज़पेपर यहाँ पर आता है, इसको आप ज़रूर से देखें, काफ़ी हेल्प होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर आया डिज़ास्टर से रिलेटेड और इसने कहा लॉन्ग रोड होम। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर आपको अलग अलग तरीके की डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली उनके पीछे का जो कोज़ होता है वो ह्यूमन कोज़ होता है। जैसे आप देखें कि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से वहाँ पर बढ़ रही हैं जिसके कारण जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और कंडीशंस बन जाती हैं लाइक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, लाइक आपको मिलेगा लैंडस्लाइड की कंडीशन, लाइक आपको मिलेगा फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर बन जाती है। और उत्तराखंड की सरकार क्या करती है, इनका सिर्फ एक ही काम है, आर्टिकल निगेटिव है। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही काम है कि जहाँ पर भी आपका लैंडस्लाइड आई, जहाँ पर भी फ्लड्स आए, वहाँ से रीलोकेशन कर दो, हर चीज़ का रीलोकेशन कर दो। रीलोकेशन इनके पास एकमात्र सुझाव है। ठीक है, तो आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है कि क्या रीलोकेशन ही एकमात्र सुझाव है, कि यहाँ पर अगर इस एरिया के अंदर फ्लड आए तो आप यहाँ के लोगों को बाहर भेज दो, यहाँ पर कुछ फेमस जगह है तो उसको शिफ्ट कर दो। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो शिफ्टिंग या फिर रीलोकेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन नहीं होता रीलोकेशन। आप देखें कि जुलाई 18 को क्या किया चमोली डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने स्टैचू ऑफ गोरा देवी, देखिए गोरा देवी जी का नाम आपको याद रखना है। गोरा देवी जी जो हैं वो बेसिकली अगर हम देखें तो इन्हीं की वजह से जो चिपको मूवमेंट है वो यहाँ पर लेड हुआ था। द लीजेंडरी गोरा देवी 1974 के अंदर इन्होंने चिपको मूवमेंट यहाँ पर लेड किया था।
और बाय द वुमेन ऑफ रैनी एंड अदर विलेज अक्रॉस द गढ़वाल हिमालय। तो ये इनका इम्पोर्टेंस है कि इन्होंने यहाँ पर चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी। ओके, और इसके बाद इनका जो स्टैचू है वो यहाँ पर फरवरी 2021 में फ्लड्स के अंदर यहाँ पर बह गया था, उसको भी यहाँ पर इन्होंने रिलोकेट कर दिया है, उसको मूव किया है। ठीक है, तो मूव करके अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है 25 किलोमीटर दूर। तो ये काम इन्होंने यहाँ पर किया है शिफ्टिंग का। और उसके बाद अभी अभी एक खबर आई कि 7 नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर बेसिकली लगाने की शुरुआत कर दी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन सब इलाकों में यहाँ पर लगाने की बात कर दी है, जिससे आप सिंपल सी बात समझिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आपका जो प्रेशर है वो बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। ओके, जैसा यहाँ पर देखा कि 7 फरवरी 2021 के अंदर फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर आए, तो ग्लेशियल ब्रेकेज यहाँ पर हुआ। ओके, तो इस जैसी कंडीशन में आपको रिलोकेशन का तो बिल्कुल भी यहाँ पर मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि उत्तराखंड की कितनी कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या काम यहाँ पर होते रहते हैं। ओके, तो कितने ऑपरेशनल डैम्स आपको मिल जाएंगे। अब ये सारे डैम्स हैं तो ये वाटर को रोकते हैं और फिर अचानक से फ्लड आ जाता है। ओके, 2011 में उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बना था जिसने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर द पीपल चलाने की बात की थी। उन्होंने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी यहाँ पर चलाई लोगों के लिए। ओके, और बट यहाँ पर देखें यट इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन रिमेन फॉर फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी चला दी, ठीक है। अब रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप देखें कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है, तो अब सिर्फ ट्रांसफ़र तो होना नहीं है, जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं उनको यहाँ पर हाउसेस भी प्रोवाइड कराने हैं, उनको सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड करानी है, वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई जाती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही कुछ आपको भत्ता वगैरह जो मिलना चाहिए वो भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनी हुई हैं। डैम्ड बाय द स्टेट कहने का मतलब ये है कि हिमालयाज़ हैं, यंग माउंटेन्स हैं, इसके अंदर से बहुत सारी रिवर्स आपकी यहाँ पर निकलती हैं, बहुत सारे जो रोक्स हैं उनको भी यहाँ पर कट करती हैं। तो ऐसे में क्या है कि हाइड्रो पावर आप वहाँ पर जनरेट कर रहे हो, रिवर बेसिन पूरी तरीके से चोक हो चुका है, और जब चोक होगा तो फिर वहाँ पर फ्लड्स की कंडीशन बनेंगी। ओके, तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर याद रखनी है कि जब आप रीलोकेशन कराते हो तो रीलोकेशन के दौरान जो भी लोग हैं जिन्होंने अब विलेज को यहाँ पर छोड़ा है, उनके जो कंपनसेशन है वो अवेलेबल नहीं कराया जाता, तो आपकी जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से सस्टेन नहीं है। ठीक है, तो मॉनेटरी कंपनसेशन वो भी उनको यहाँ पर नहीं दिया जाता। कुल मिला के अगर हम कहें तो रिहेबिलिटेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और बात की गई है सिंगुलर हाइप के बारे में, यानी कि प्लास्टिक मीनिंग्स के बारे में, और बात की गई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है, आप जब चाहें जब देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्सप्लेनर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी। ओके, इसको यहाँ पर याद रखिएगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और अगले आर्टिकल की बात करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग देने की बात करता है। देखिए, मानसून यहाँ पर आता है। जनरली क्या है कि मानसून जून 1 को यहाँ पर आता है। ठीक है, तो 1 जून को केरल में एंटर करता है, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, और नॉर्थ ईस्ट से जनरली जो है वो 10 से 15 अक्टूबर तक निकल जाता है मानसून। ठीक है, तो मानसून आएगा, आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएगा और 10 से 15 अक्टूबर तक निकल जाएगा। उसके बाद जो है वो किसान वहाँ पर आपकी पैडी क्रॉप्स उगाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब मानसून चला गया है तो हम यहाँ पर जो फसल है वो यहाँ पर उगा सकते हैं। ओके, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके अंदर अगर एडिशनल वाटर यहाँ पर मिलेगा तो फ्लड्स की कंडीशन बनेगी, और फ्लड्स की कंडीशन बनेगी तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न है, ओके, वो नॉर्मली क्या है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच चला जाना चाहिए था नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये अनयूजुअल है। ओके, और इसके कारण आपको मिलेगा कि 28 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है वो मानसून निकल रहा है नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट से मानसून विड्रॉ कर जाना चाहिए था अक्टूबर 10 से 15 के बीच में, लेकिन निकल रहा है अक्टूबर 28 के बीच में। तो ये जो 20 दिन का गैप यहाँ पर बन रहा है, इतने दिनों में किसानों ने जो पैडी की क्रॉप यहाँ पर उगाई है वो बाढ़ के कारण बह जाती है, वो ख़राब हो जाती है। बात समझ में आई आपको? तो असम की मैं यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा हूँ, और ब्रह्मपुत्र भी वहाँ से निकलती है। सारे जो फ्लड प्लेन है ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर आपको फ्लड देखने के लिए मिलेगी, और इस कारण से मानसून का लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट के अंदर रुकना हानिकारक है।
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ओके, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो यूएस वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों एजेंसीज़ ने ये बताया कि 70% चांसेस ये हैं कि ला नीना जैसी कंडीशंस यहाँ पर बन रही हैं। अब ला नीना का आपको पता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ला नीना इवेंट के दौरान, जो ट्रेड विंड्स हैं वो वेस्ट की तरफ को मूव करती हैं और जो अलोंग द इक्वेटर के करीब चलती हैं। बेसिकली ये इमेज है, ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है, दिस मिडिल लाइन इज इक्वेटर, और ये आपको वेस्ट मिल जाएगा, ये आपको ईस्ट मिल जाएगा। तो ट्रेड विंड क्या है, लेट मी यूज़ अदर फैन, तो ट्रेड विंड आपकी जो है वो आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ को चलती हैं, ठीक है। तो ट्रेड विंड आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ को चलती हैं और जो लैटिन अमेरिका है वहाँ का जो वार्म वाटर है उसको यहाँ पर एशिया की तरफ ले जाती है, जिससे क्या है कि जो मानसून है वो और ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है और उसका जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है। ये पॉइंट सारे याद रखना, कुछ ना कुछ यहाँ से आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, लानीना अगर हम कहें कि ऐसा ही 2020 के अंदर भी हुआ था, 2020 में भी मानसून देरी से गया था और लानीना उस समय परसिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो लानीना जैसी कंडीशन 2021 में भी बन रही हैं, ये बात कहनी है यूएस वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों ने बात कही है कि इंडिया जो है वो लेट मानसून विड्रॉल को फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ लानीना इवेंट। ओके, तो लानीना की कंडीशन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ओके, तो ये सब आपको देखना है, ये कोई ऐसा नहीं है। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 11th ईयर इन ए रो, तो 11वें साल ऐसी सेम चीज़ हो रही है, यानी पिछले 10 साल में भी सेम चीज़ें यहाँ पर होती हुई आ रही हैं। ओके, तो इसका क्या है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द कंट्रीज़ एग्रीकल्चर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली पैडी की क्रॉप है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और राइट, तो ये आपका आर्टिकल यहाँ पर इतना आपको यहाँ से याद रखना था कि क्या वजह हो सकती है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से मानसून देरी से विड्रॉ हो रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं पल्स पज़ल की। देखिए, जो मैगज़ीन का पूरा थीम था वो पल्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पर लिया गया था और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हाल ही के दिनों में जो पल्स है दाल है उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दाल के प्राइसेस और ये एमएसपी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के लाया हूँ, हाईलाइट भी किए गए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके होते हैं कि अगर किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो वो दो तरीके के काम कर सकती है, मार्केट रेगुलेशन स्टेप्स, ठीक है। तो दो काम आप यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जैसे क्या काम कर सकती है सरकार पहले तो आपका मार्केट रेगुलेटरी स्टेप्स ले सकती है हर एक समय जब भी एग्रीकल्चर या कमोडिटीज़ या फिर पल्सेस के प्राइस यहाँ पर बढ़ते हैं, तो मार्केट रेगुलेटरी स्टेप्स यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़े तो हो सकता है कि सरकार उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक लिमिट वगैरह में कोई चेंज करे। दूसरा, लेकिन अगर प्रोडक्शन ही कम हो जाए फिर क्या, ठीक है। तो दो काम हुए, एक तो प्राइस मार्केट के अंदर बढ़े उसकी वजह से सरकार ने कुछ काम किया, दूसरा प्रोडक्शन कम हुआ, अब इसके लिए सरकार क्या करेगी वो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है थोड़ा सा, ठीक है। उसको हम यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं कि शॉर्टफॉल इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ओके, तो हुआ ये कि अप्रैल दिस ईयर पल्सेस के प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए और जब पल्सेस के प्राइस यहाँ पर बढ़ गए तो सरकार ने क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। मतलब हम दूसरी कंट्री से कितना मंगा सकते हैं उस लिमिट को ख़त्म कर दिया, धड़ाधड़ हम यहाँ पर सामान मंगाएंगे ताकि अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, प्राइस को रोका जा सके। इसके लिए हमने MOU म्यांमार के साथ भी साइन करा है कि हमें 0.1 मिलियन टन के करीब तूर की दाल चाहिए। हमने मलावी के साथ भी यहाँ पर MOU यहाँ पर साइन किया और साथ ही हमने स्टॉक लिमिट भी तय किया होल सेलर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, मिलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, ताकि होर्डिंग ना हो, जमागिरी यहाँ पर ना हो। ओके, आपको पता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है पल्सेस का, उसके बावजूद अगर हम देखें इंडिया के अंदर प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, दालों का। ओके, उसके बाद भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एट द सेम, तो हम प्रोड्यूसर भी सबसे बड़े हैं, हम इंपोर्टर भी सबसे बड़े हैं और हम कंज्यूमर भी सबसे बड़े हैं। तो तीनों काम हम ही कर रहे हैं पल्सेस के क्षेत्र के अंदर। ओके, तो इंडिया के अंदर क्या है कि पिछले कुछ सालों में
दाल के या फिर पल्सेस हैं उनके जो इंपोर्ट हैं वो कम हुए हैं, ठीक है, इंपोर्ट कम हुए हैं, लेकिन इंडिया स्टिल डज नॉट प्रोड्यूस एनफ टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड कॉजिंग शॉर्टेज एंड ओकेशनल सर्जेज इन प्राइस, ठीक है। तो इंपोर्ट कम करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर रखें कि इंडिया की जो डोमेस्टिक नीड है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो पल्स का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हालांकि हमने कुछ समय पहले जो पल्स का इंपोर्ट है उसको कम किया था, लेकिन अभी देखें आप यहाँ पर हमने म्यांमार है, मलावी है, इन सब के साथ इंपोर्ट के लिए टाइज किए हैं। ओके ओके, आप यहाँ पर देखें इससे पहले भी पल्स के प्राइजेज़ यहाँ पर बहुत बार बढ़े हैं। 2015 में ऐसा हुआ था। 2015 में अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और इन्होंने कहा था कि हमें पल्स के इंपोर्ट से रिलेटेड और उनके प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एक बफर स्टॉक तैयार करना चाहिए, ताकि जब प्राइस बढ़े यहाँ पर तो हम उस बफर स्टॉक को यूज़ कर सकें। साथ ही 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी तैयार किया गया था। पीटी का पॉइंट याद रखना कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है। इस फंड का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ही प्राइसेस यहाँ पर बढ़े इसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के, हम उन प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए इस फंड का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये फंड यहाँ पर तैयार किया गया था। उसके साथ साथ 2020 के अंदर सरकार ने और कुछ कदम भी उठाए, जैसे इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, इसके अंदर संशोधन किए गए और इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 यहाँ पर लागू किया गया, जिसको बाद में एक्ट के रूप में बना दिया गया। ओके, तो इस एक्ट के अंदर जो आपकी स्टॉक लिमिट्स हैं वो यहाँ पर तय की जाती हैं, और सरकार ने जब यहाँ पर कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस यहाँ पर पास किया 2020 के अंदर, इन्होंने बताया कि आपका यहाँ पर देखें कि होर्डिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में ही इशू किए जा सकते हैं। लाइक 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस भी बताई, याद रखना पीटी का पॉइंट है, वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। तो सिर्फ इन चार कंडीशंस में ही होर्डिंग से रिलेटेड लॉज ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। ये नई बात है, ये लिखी हुई है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के अंदर। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इट ऑल्सो सेज दैट एन ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट फॉर एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्टॉक लिमिट का ऑर्डर तभी यहाँ पर लागू किया जाएगा जब नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर 50% प्राइस राइज होगा। याद रखना नॉन पेरिसेबल, ठीक है, और अगर पेरिसेबल होगा तो 100% राइज होगा, तभी हम यहाँ पर जो है वो स्टॉक लिमिट के लिए ऑर्डर जारी करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन पेरिसेबल के लिए 50% इंक्रीज़ होना चाहिए रिटेल प्राइस के अंदर, और पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए 100% यहाँ पर होना चाहिए। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। तो ये आपका इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर ये काम संशोधन किए गए। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ भी यहाँ पर दिए गए थे। इंडिया क्या है कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि इम्पोर्ट कितना है। तो इम्पोर्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए आप 1971 तक तो कोई इंपोर्ट ही नहीं किया हमने दाल का, लेकिन आप देखें 2011 में हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया, और उसके बाद 2020 में भी हमारे इंपोर्ट्स चालू हैं। हमने गिरावट की, लेकिन आप देखेंगे कि 2021 में हमने ये चीज़ों को फिर से बढ़ाने की कोशिश की है। तो इंपोर्ट्स यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेगा, जिग जैग मैनर में चल रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ाने में पूरी कोशिश की जा रही है। प्रोडक्शन लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी साथ में बढ़ रही है, इसीलिए डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ परचेज इन इंडिया टुडे इज़ लेस देन व्हाट इट वाज इन 1951। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 1951 ये रहा, 1951 के अंदर एक पर्टिकुलर बंदे को अगर आप देखें तो 60 ग्राम पर डे की पल्सेस आपको अवेलेबल करानी थी, ठीक है। वो हम टारगेट यहाँ पर था, ये हम करते थे, ठीक है। लेकिन 2020 के अंदर देखें तो हम सिर्फ 55 ग्राम पर डे बना रहे हैं। तो ठीक है, ये देखो आप, तो जो आपकी पल्सेस है उसकी पर कैपिटा एबिलिटी गिरी है 2020 में। पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पल्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि, और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ पल्सेस इन इंडिया टुडे इज़ मोर देन व्हाट इट वाज इन 1951, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बंदे को कितनी पल्स अवेलेबल हो रही है, दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस। पहले हम 60 ग्राम अवेलेबल करा देते हैं एक दिन में, लेकिन अब हम 55 ग्राम अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये कम कैसे हुई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, और पॉपुलेशन बटे के अंदर आती है, ठीक है। फिर ये कुछ ग्राफ
इन ग्राफ से आपको डाटा याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये देखना है कि हमने पल्सेस के अंदर जितना भी एरिया कल्टिवेटेड होता है वो एरिया भी यहाँ पर बढ़ा है। ऐसा भी नहीं है कि एरिया यहाँ पर कम हो, एरिया भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। प्रोडक्शन भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी आप देखें तो वो भी यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही स्लो रेट से यहाँ पर बढ़ रही है। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उतनी तेज़ी से पल्सेस का प्रोडक्शन ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रो हो रहा है, याद रखना भाई, लेकिन ग्रो हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं, अब ये जो पूरा पेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ 2-3 बातें ही डिस्कस करनी है। पहला, पल्सेस आपको पता है कि एमएसपी रिजीम के अंदर आती है, यानी सरकार इस पर एमएसपी आपको प्रोवाइड करती है। ओके, तो किसान इसको उगाएंगे और सरकार इसको आपसे ख़रीदेगी, फिर इधर आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये में यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से करता है ये कौन करता है, तो याद रखना ये करता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है पल्सेस के लिए, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राइस और व्हीट के लिए है। ठीक है, तो पल्सेस के लिए कौन है, नाफेड, और राइस और व्हीट के लिए कौन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो पल्सेस का प्रोडक्शन इस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये डिसाइड कौन करता है कि पल्सेस के लिए एमएसपी कितना होगा, तो मैक्सिमम जो एमएसपीज हैं आपका शुगर केन को छोड़ करके वो डिसाइड किया जाता है बाय द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन के द्वारा, और ये फिक्स करती है कि एमएसपी अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए इंक्लूडिंग पल्स वो कितना होगा। ठीक है, अलग फार्मूला होता है इनका, वहाँ हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पल्स को यहाँ पर सरकार खरीदती है किसानों से, खरीदने के बाद कौन खरीदता है, नाफेड खरीदती है किसानों से, और इधर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू और बांट दिया जाता है। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब आप क्यों बांटेंगे, इधर गरीबों को सस्ते में क्यों बांटोगे, तो सस्ते में बांटने का मकसद ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आती है और हमारी रैंक 107 कंट्रीज़ के अंदर 94 आती है। क्यों, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए पल्सेस को इंक्लूड किया गया है। आप देखें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी अभी शुरू की गई थी। ठीक है, तो आप उसके अंदर यहाँ पर देखेंगे अगर कि 5 केजी के करीब शायद आपका गेहूँ था और चावल था। ठीक है, उसके साथ साथ 1 किलो पल्स का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को फ्री राशन देने के लिए। ठीक है, तो क्यों 1 किलो पल्स, इसीलिए तो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यहाँ पर हासिल हो सके। ठीक है, तो ये अंडर नरिशमेंट, ये प्रॉब्लम ख़त्म की जा सके, स्टंटिंग है, वास्टिंग है, ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए ये काम यहाँ पर किए गए थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हैज़ इंसेंटिवाइज सोयाबीन कल्टिवेशन एंड इट हैज़ ग्रोन द एरिया, इट हैज़ ग्रोन एट द कॉस्ट ऑफ पल्सेस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है सरकार ने अगर किसी चीज़ पर फोकस किया है तो वो फोकस किया है सोयाबीन की कल्टीवेशन पर। और सोयाबीन की कल्टीवेशन पर आप देखें तो ये देखिए सोयाबीन का कल्टीवेशन कितना तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये सब प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा है, इसी के साथ बाकी की जो दालें हैं उनका प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, ये दिखाता है कि जिन एरियाज़ पर दाल उगाई जाती थी उस एरिया पर सोयाबीन उगाया जा रहा है। क्यों सोयाबीन उगाया जा रहा है, सोयाबीन के कई फ़ायदे हैं। सोयाबीन से एक डी ऑयल्ड केक यहाँ पर निकलता है जो कि पोल्ट्री मार्केट में अच्छी खासी ह्यूज डिमांड उसकी यहाँ पर है। तो पोल्ट्री मार्केट के अंदर फीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फार्मर्स को इंस्टेंट कैश वहाँ से मिलता है और प्राइसेस भी वहाँ से अच्छे मिलते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, दाल वगैरह ना उगा करके सोयाबीन यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या है कि पल्सेस का प्रोडक्शन अपने आप गिर जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन गिरने के कारण होते हैं। पल्सेस आपकी एरिड क्लाइमेट में भी उगाई जा सकती हैं। ठीक है, और जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर नहीं थी उससे पहले आप देखें नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेसिकली पल्सेस ही उगाई जाती थी। नॉर्थ ईस्ट कह रहा हूँ, नॉर्थन स्टेट्स जो हैं आपके, वहाँ पर बेसिकली पल्सेस ही उगाई जाती थी। लेकिन जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गई, एमएसपी और चीज़ों पर बढ़ने लगा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो पल्सेस की कल्टीवेशन को ख़त्म करने लगे। अब पल्सेस की कंडीशन देखें, वाइल द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस बैन डाउन इन द नॉर्थ, साउथ इंडिया के अंदर जो पल्सेस है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। सेंट्रल इंडिया को भी इंक्लूड कीजिए। ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पल्सेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी अवेलेबल हो गई हैं। गंगा यमुना का द्वार तो है ही, उधर आपका पंजाब और हरियाणा आपको पता ही है। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखें। अगली प्रॉब्लम्स पल्सेस के साथ ये है कि इसका जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत ही कम है। सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है कि जब आपने एक फसल यहाँ पर बो दी, फसल बोने के बाद उस फसल में से ही आपने सीड निकाल लिया तो वो सीड को कहा जाता है फार्म सीड।
फार्म सेव्ड सीड, ठीक है, अपनी ही फसल में से आपने सीड को बचा लिया, दिस इज कॉल्ड फार्म सेव्ड सीड। दूसरी तरीके के सीड होते हैं जो कि नए होते हैं, जिनको कहा जाता है सर्टिफाइड सीड, ठीक है। तो किसान वगैरह क्या है कि वो फार्म सीड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी हर्ट होती है। आपको सर्टिफाइड और गुड क्वालिटी सीड्स का यूज़ बार बार करना चाहिए। आप एक ही फसल से उत्पन्न हुए बीज को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज़ कॉल्ड सीड रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट पल्सेस के लिए बहुत ही कम है। आप सर्टिफाइड सीड का यूज़ यहाँ पर नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्म सीड का यूज़ यहाँ पर करते हो। ओके, तो सर्टिफाइड सीड्स हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द यील्ड। और अगर आप देखें तो जो आपका इतना डिटेल में नहीं जाना हमें, नीति आयोग ने कहा है कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है पल्सेस के लिए, ये 20 से 100% की रेंज के बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखो, व्हाट इज सीड रिप्लेसमेंट रेट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सर्टिफाइड सीड का यूज़ करना, आउट ऑफ कितने एरिया में आप फसल बो रहे हो, ठीक है, तो कितने एरिया में फसल बो रहे हो वो नीचे आएगा, और उसमें से आपने सर्टिफाइड जो आपके सीड हैं उनका कितना यूज़ किया है वो ऊपर आएगा, और जितना भी ये आएगा उसको यहाँ पर कहा जाता है सीड रिप्लेसमेंट रेट, ओके, या रेशियो। ओके, 2016 यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया था। ओके, इसका इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया कि पल्सेस का अपना इम्पोर्टेंस यहाँ पर होता है, और सॉइल क्वालिटी इन सबको इम्प्रूव करने में भी पल्सेस काम में आती हैं। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, पल्सेस की जो रूट्स होती हैं एंड लेग्यूम्स कंटेन सोइल एनरिचिंग बैक्टीरिया कलेक्टिवली नोन एज द राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का रूट्स के साथ कनेक्शन राइजोबियम कहलाता है। ओके, तो पल्सेस इस तरीके का बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और ये अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसके बायोलॉजिकल फिक्सेशन का काम भी पल्सेस यहाँ पर करती हैं। तो ये पल्सेस का एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही अगर हम देखें, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करती हैं क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करती हैं। पल्सेस एनहेंस फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। साथ ही जो कंजम्पशन ऑफ मेजर फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है उसको भी रिड्यूस करती हैं, कितना फर्टिलाइज़र लगेगा उसकी मात्रा को कम कर देती हैं। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स बाई मिलियन टन ग्लोबली, ठीक है, तो टन के हिसाब से फर्टिलाइज़र कम यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, ये सब फ़ायदे हैं पल्सेस के। पीटी में कोई भी पॉइंट कभी भी कहीं से भी उठा करके दे दिया जाएगा और आप फिर चक्कर काट जाओगे, ठीक है, इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये पूरा पल्सेस के ऊपर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर था। उसके बाद बात करते हैं, एक ओपिनियन आर्टिकल दिया गया था। आर्टिकल कुछ खास नहीं है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखें कि आर्टिकल के अंदर एक गांव को उठाया गया है, और गांव के अंदर एक बच्ची को उठाया गया है, और उसके बारे में बताया गया है कि माल न्यूट्रिशन की कंडीशंस वहाँ पर कैसी हैं, ठीक है। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमारे पास माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड लिखने के लिए काफ़ी कुछ होता है, लाइक सरकार द्वारा चलाए गए बहुत सारे प्रोग्राम। ओके, वी कैन से अबाउट द मिशन पोषण, ठीक है, मिशन पोषण प्रोग्राम को कह सकते हो, या फिर अभी अभी सरकार ने पोषण 2.0 शुरू किया है, आप उसको यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो कि अटमोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इंटीग्रेटेड आपको मिलेगा कि और भी बहुत सारी स्कीम है, लाइक द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज टाइप की स्कीम है। ओके, और मदर्स की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीमिया वगैरह के टारगेट्स हमें कितनी तरीके से कम करने, सब पोषण अभियान के अंदर में है। मिड डे मील स्कीम्स यहाँ पर चल रही हैं, तो वो हमें लिखना है पहले, ठीक है, हमें पहले वो चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी है पहले। उसके बाद एक मैप दिया गया था, और मैप दिया गया था वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह बताई थी इन्होंने, जगह का नाम है मौसुनी, ठीक है। तो इस मौसुनी जो आइलैंड है एक तरीके से, यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ दिक्कतें ये हैं कि बंगाल की खाड़ी में आपको पता है कि लगातार अलग अलग तरीके की साइक्लोन, सुनामी, ये सब आता ही रहता है। तो इनका क्या है कि इनकी लाइवलीहुड बहुत अफेक्ट होती है। ओके, तो वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ का ऐसा ही है कि फ़िशिंग में लॉस्ट हो गया, ठीक है, शॉर्टेज पड़ गई किसी भी चीज़ की, माइग्रेशन करना पड़ गया इधर उधर, ठीक है। तो इनकी लाइफ बहुत ही ख़त्म में चल रही है एक तरीके से। तो डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ये लोकेशन यहाँ पर देख लो, सफिशिएंट है, मौसुनी आइलैंड, वेस्ट बंगाल। ओके, ये है हमारी वीडियो का लास्ट स्लाइड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वॉज पल्स वाला। देखिए, पल्स के करीब 15 पेजेस दिए गए थे, और मैंने उन सभी को सिर्फ और सिर्फ 7 स्लाइडों के अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही काम का था, और इतना ही पढ़ेंगे।
बिल्कुल फालतू नहीं पढ़ेंगे। ना मेरे पास इतना टाइम है फालतू पढ़ाने का, ना ही आपके पास टाइम है फालतू पढ़ने का। ओके, तो ये चीज़ आप इतनी ध्यान में रखो कि ये पल्सेस वाला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट ऐसा नहीं उठाया जो कि काम का ना हो। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता चला कि मानसून कैसे देर से जाता है, प्लास्टिक वेस्ट को ज़रूर से यहाँ पर चेक कर लें। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चला कि उत्तराखंड के अंदर ये रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ठीक है। उसके बाद मिशन ऑयल के बारे में आपको डिटेल में चीज़ें पता चली, और ये कुछ न्यूज़ बिट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले। सफिशिएंट है, इतना हमने यहाँ पर पढ़ा। 40 मिनट की वीडियो यहाँ पर खींची। ठीक है। और बस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आई तो लाइक ठोक के जाया करो और शेयर करो, ग्रुप वगैरह होंगे आपके पास। ठीक है, नए नए ग्रुप्स वगैरह ऐड करते रहते हो ना तुम। ओके, तो उनमें सेंड किया करो। ओके, तो टेलीग्राम वगैरह पे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।